हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए जुड़े हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने जो पहले की वीडियो है उसे भी प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आज डेट आ गई है, मैं कह रही थी पहले से ही कि जिस तरह से एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं तो आपका एग्ज़ाम मान के चलिए कि सितंबर में होगा। तो और डेट भी आ गई है 16 से 25 सितंबर के बीच में नेट जेआरएफ की परीक्षा है। तो जिन लोगों ने अपने वहाँ पे क्या है कि आपका सभी का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है वो लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए जहाँ जिसका सेंटर है, ताकि आप लोगों को पहले से सारी चीज़ें क्लियर रहें और डेट वेट सब आपको क्लियर रहेगा। तो आप लोग अब बिल्कुल देर मत करिए और अपने स्टडी को और कंटिन्यू रखिए और अपना रिवीजन को और बढ़ा दीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि रिवीजन करते थे तो 1 घंटा 2 घंटा, तो आप रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, क्योंकि आपको इससे जो लोग नए हैं उनको एक आइडिया भी मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपना क्या कहते हैं रिवीजन को खूब अच्छी रखिए। एग्ज़ाम आपके होने हैं, अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि 16 से 25 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम है, जिस डेट में जिसका पड़े। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस वीक से हम क्या है 3 डे हम एंशिएंट हिस्ट्री से, 2 डे मेडिवल हिस्ट्री से, 2 डे मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे। तो अभी क्या हुआ 3 डे हमने एंशिएंट हिस्ट्री, 2 डे मेडिवल हिस्ट्री से अपलोड कर दिया। आज जो टर्न है हमारी वह है मॉडर्न हिस्ट्री की, पर मॉर्निंग में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, तो ये वही वीडियो मैं शाम को अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा पहला मॉक टेस्ट। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मद्रास की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है फ्रांसिस डे ने, कोलबर्ट ने, जॉब चरनाक ने। तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन हैं और पूछा है कि मद्रास की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है आपका फ्रांसिस डे ने। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी और ये 1693 में इन्होंने क्या है फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लिया, फिर वहाँ पे किलेबंद कोठी बनाई और इसी कोठी का बाद में उसने नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज शीघ्र ही क्या था कि जो कोरोमंडल क्षेत्र पे उनकी बस्तियां थी अंग्रेज़ों की, उसका मुख्यालय बन गया। और इससे पहले उन लोगों ने मछलीपट्टनम में बनाया था। तो आगे चल के क्या हो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया उन लोगों के लिए, और ये मछलीपट्टनम से भी आगे निकल गया। मद्रास का पट्टा उन्होंने किससे लिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चंद्रगिरी के राजा से। कब लिया था? तो 1693 में। किसने स्थापना की? तो फ्रांसिस डे ने। और बाद में इस जो किलेबंद कोठी बने उसका नाम क्या रखा? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये रहे मद्रास की स्थापना से संबंधित जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर और उससे संबंधित और भी फैक्ट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि किस इतिहासकार ने लिखा कि प्लासी किस इतिहासकार ने लिखा कि 23 जून 1857 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया। तो आपके सामने ऑप्शन है शुभारंभ हो गया, साथ में उन्होंने कहा प्लासी युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्री शासन के हिसाब से मुक्त हो गया। तो आपके सामने ऑप्शन है सर जदुनाथ सरकार, आर.सी. मजूमदार, पर्सिवल स्पीयर। तो यहाँ पे आप देखिए कि पूछा क्या है कि पूछ रहा है कि किस इतिहासकार ने लिखा है कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया। प्लासी युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्री शासन के हिसाब से मुक्त होने लगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गई कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 की। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है, इसके सामने आप ऑप्शन पहले देख लीजिए, सर जदुनाथ सरकार, आर.सी. मजूमदार या पर्सिवल स्पीयर। तो इसका सही उत्तर है आपका जदुनाथ सरकार। और आपका क्या कहते हैं इसी से संबंधित अभी प्लासी से युद्ध से संबंधित है और भी इतिहासकारों के कथन हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में।
तो उसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो उतने सारे क्वेश्चन नहीं अपलोड हो सकते, तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे से देखिए। जितनी चीज़ें मैं डिस्क्राइब करती हूँ, जो भी चीज़ें, उसको अच्छे से सुनिए, तो जिससे होगा कि 10 क्वेश्चन के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकेंगे। तो जैसे अभी आपसे पूछ लें कि प्लासी युद्ध के परिणामों के संदर्भ में ये किसने लिखा कि इतना तत्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली परिणाम वाला कोई युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध में विजय में बंगाल में अंग्रेज साम्राज्य की नींव डाल दी। अब ऐसा अगर कथन होगा तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, जैसा कि एग्ज़ाम में होता है सभी एग्ज़ाम में। तो आपके सामने जो ऑप्शन होगा उसमें से ये कथन जिसका है मिल्सन का है। तो इसी तरह से इतिहासकारों ने प्लासी युद्ध को लेके अलग अलग तरह से अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने उनके कथन हैं। तो अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने लिखा कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ। प्लासी युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्री शासन के हिसाब से मुक्त होने लगा। तो इसका सही उत्तर है आपका जदुनाथ सरकार। और ये जैसा कि पहला क्वेश्चन में देखिए हमने टिक नहीं किया था, तो फिर मद्रास की स्थापना किसने की थी, हम आपको फिर से बता देते हैं, फ्रांसिस डे ने। तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को देखिए, जैसे कि अभी मद्रास से संबंधित आपने देखा कि मद्रास की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी और कहाँ के शासक से मद्रास का पट्टा लिया था फ्रांसिस डे ने। तो और इधर इस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि प्लासी से संबंधित 2 कथन हमने आपको बताए। एक मिल्सन से संबंधित जिनका कहना था कि इतना तत्कालिक और स्थायी और प्रभावशाली परिणाम वाला कोई युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध ने विजय में बंगाल साम्राज्य की, अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। और वही जगह आपके सामने जो ये क्वेश्चन है मेरे मॉक टेस्ट में कि किस इतिहासकार ने लिखा 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ। प्लासी युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्री शासन के हिसाब से मुक्त होने लगा। तो ये है सर जदुनाथ सरकार का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वांडीवास के युद्ध पर टिप्पणी करते हुए किसने लिखा था। वांडीवास के युद्ध ने उस महान भवन जिसे ड्यूमा एवं डुप्ले ने निर्मित किया था ध्वस्त कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि वांडीवास के युद्ध पर टिप्पणी करते हुए किसने लिखा है। वांडीवास के युद्ध ने उस महान भवन जिसे ड्यूमा एवं डुप्ले ने निर्मित किया था ध्वस्त कर दिया। आपके सामने ऑप्शन है मालसन, आयरकुड, पर्शिवल स्पीयर। तो यहाँ पे पहले तो आप देखिए कि वांडीवास का युद्ध हुआ कब था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था और ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का ये निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद क्या था कि जो फ्रांसीसी थे वो भारत में सिर्फ अपने सारे भूभाग खो बैठे और युद्ध का समापन जो है पेरिस संधि से होती है और आगे चल के उनको इस तरह से कोई अधिकार नहीं रहेगा, वो सिर्फ व्यापारी बन के रह गए। तो वांडीवास से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा उस समय का युद्ध और बहुत निर्णायक माना जाता है फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में। तो ये युद्ध कब हुआ, 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। अब ये जो क्वेश्चन है कि किसने टिप्पणी की इस युद्ध पे, कि वांडीवास के युद्ध ने उस महान भवन जिसे ड्यूमा एवं डुप्ले ने निर्मित किया था ध्वस्त कर दिया। आपके सामने ऑप्शन है मालसन, आयरकुड, पर्शिवल स्पीयर। तो इसका सही उत्तर है मालसन। यह कथन जो है मालसन का है कि वांडीवास के युद्ध ने उस महान भवन जिसे ड्यूमे और डुप्ले ने निर्मित किया था ध्वस्त कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आयरकुड, तो आयरकुड भी इसी युद्ध से संबंधित था, क्योंकि इसी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस युद्ध को जीता था और फ्रांसीसियों के तरफ से काउंट डी लाली उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो कि युद्ध को हार गए। और आयरकुड जो था वो अंग्रेजों का सेनापति था इस युद्ध में। तो और पर्शिवल स्पीयर हैं, तो ये इतिहासकार हैं, इनसे संबंधित बहुत सारे कथन हैं, बहुत तथ्य हैं जिसके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है आप इन सब के बारे में जानिए, ये सभी हिस्ट्री से हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी आपने देखा कि वांडीवास, इस क्वेश्चन में कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। इसमें किसके किसके बीच हुआ था, तो ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व उसमें काउंट डी लाली कर रहा था और अंग्रेज़ों का आयरकुड, और जो कि अंग्रेज इसमें विजयी हुए। तो
और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अब एडमिट कार्ड अपलोड हो चुका है, तो आप लोग देर न करिए। जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है वो अपना एडमिट कार्ड निकाल के रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब कन्फर्म है, टलना नहीं है। जून में ही होना था, कोविड-19 वजह से टला, पर अब एग्ज़ाम टलेंगे नहीं, क्योंकि अभी चाहे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे फाइनल ईयर के हों, चाहे तो आप बीएड का एग्ज़ाम देखें, चाहे बीयू का एग्ज़ाम देखें, अब सभी एग्ज़ाम हो रहे हैं और अब टलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए किसी की अगर कोई आपसे कहे कि नहीं ये सही नहीं है, गलत है, किसी की बातों पे मत आइए, अपना एडमिट कार्ड निकाल के रखिए, जिससे आपको डेट, आपके एग्ज़ाम की, आपका सेंटर, सारी चीज़ें पहले से आपको पता हो और आप एग्ज़ाम की पूरे तैयारी में जुट जाइए। जितना अधिक से अधिक हो सके आप रिवीजन करिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो नया कुछ पढ़ने से अच्छा है कि उसी को आप अच्छे से रिवीजन करिए। और प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं या सॉल्व पेपर आपके पास हैं, उसे भी लगाइए और अपनी तैयारी जम के करिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पांडिचेरी की संधि 1755 के संदर्भ में किसने लिखा? गोडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पांडिचेरी की संधि जो कि 1755 ईस्वी में हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, तो उसके विषय में किसने लिखा इस संधि के विषय में कि गोडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किए? आपके सामने ऑप्शन है फ्रांसिस डे ने, कोलबर्ट ने, डुप्ले ने। तो इसका सही उत्तर है आपका डुप्ले ने। एक्चुअली क्या था कि फ्रांसीसी, ये पांडिचेरी की संधि से पहले जो गवर्नर था फ्रांसीसियों का यहाँ पे, तो वो था डुप्ले। डुप्ले के संदर्भ में ये जो अंबूर का युद्ध था ये सब चला और काफ़ी उसने काम किया, पर उसको क्या है कि फ्रांसीसी सरकार ने बीच में ही इसी बीच में उसको हटा देती है, तो और उसकी जगह पे उसने गोडेहू को बुला लिया और जो आने के बाद अंग्रेज़ों से पांडिचेरी की संधि कर लेते हैं। तो उसी पे कमेंट करते हुए डुप्ले ने लिखा था कि इस संधि पे कि गोडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पे हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? करनाल का युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन है करनाल का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 24 फरवरी 1739 को, 24 मार्च 1739 को, 20 अप्रैल 1739 को। अब आप देखेंगे कि ईयर सेम है आपके 1739, पर आपके जो मंथ हैं सभी चेंज हैं। तो 24 फरवरी है, 24 मार्च है आपके सामने, तो 20 अप्रैल है। तो करनाल का युद्ध 24 फरवरी और 1739 को हुआ था। अब करनाल का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो आप ये देखिए कि नादिर शाह का आक्रमण आपने सुना होगा, तो जो कि मुग़ल सम्राट का पतन काल ही चल रहा था, तो नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह के आक्रमण से घबरा कर क्या किया कि मोहम्मद शाह ने 80,000 सैनिक और अपने जो उस समय के सेनापति या मीर बख्शी थे, मीर बख्शी उस समय खाने दौरान था, कमरुद्दीन था, निज़ामुल मुल्क था, तो इन सबको लेके वो क्या कि आक्रमणकारी से टक्कर लेने चला गया। परंतु सदात खां, उसी समय सदात खां भी आ गया, उससे आ मिला। करनाल का युद्ध कहते हैं सिर्फ 3 घंटे चला था और इस दौरान क्या है कि उसमें खाने दौरान तो मारा गया जो कि मोहम्मद शाह रंगीला का उस समय मीर बख्शी था, और आप क्या कहते हैं ये सदात खां बंदी बना लिया जाए। तो निज़ाम मुल्क क्या था उसमें, उसने इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करा दी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। और जब उसने मध्यस्थता करा दी तो क्या हुआ, नादिर शाह उससे प्रसन्न हुआ और उसने क्या किया कि उसको मीर बख्शी का पद दे दिया, क्योंकि जो मीर बख्शी था उस समय मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला का खाने दौरान वो तो युद्ध में मारा जा चुका था, तो उसने उसको मीर बख्शी का पद दे दिया। और यही निज़ामुल मुल्क जाके आगे चलकर जो हैदराबाद की स्थापना करता है। तो आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन था कि करनाल का युद्ध कब हुआ? 24 फरवरी 1739 को, ये सही उत्तर है इसका। साथ में युद्ध किनके बीच हुआ? तो नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। और इसके बीच में जैसे फैक्ट बना के दे देते हैं, 3-4 लाइन में स्टेटमेंट में लिख देंगे कि इस युद्ध में ये इसका मीर बख्शी था, मारा गया, इसके बाद उसने इसको बना दिया। तो इस तरह से बनाते, इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को भी आपको क्लियर किया कि करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ और ये इन लोगों के बीच में हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला का मीर बख्शी खाने दौरान था जो इस युद्ध में मारा गया। और ये युद्ध कितने
देर चला था, मात्र 3 घंटे, और जिसमें मोहम्मद शाह के हार हुई, पर इन बीच में क्या हुआ, निज़ामुल मुल्क आके इन बीच में समझौता करा देता है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि टीपू सुल्तान के विषय में किसने लिखा। टीपू सुल्तान के विषय में किसने लिखा या किसने कहा था कि टीपू सुल्तान नई रीति चलाने वाले अशांत आत्मा है। टीपू सुल्तान के विषय में किसने कहा था कि टीपू सुल्तान नई रीति चलाने वाले अशांत आत्मा है। आपके सामने ऑप्शन है जोसेफ स्मिथ, थॉमस मुनरो, फ्रांसिस डे। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके सामने जो ऑप्शन है जोसेफ स्मिथ या थॉमस मुनरो या फ्रांसिस डे, उस समय के सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, किंतु यहाँ सही उत्तर इसका है कि टीपू सुल्तान के विषय में किसने कहा कि टीपू सुल्तान नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा है। तो इसका सही उत्तर है आपका थॉमस मुनरो। ये कथन थॉमस मुनरो का है। और टीपू सुल्तान, जो कि हम सभी जानते हैं कि हैदर अली की मृत्यु के बाद, जब हैदर अली का मृत्यु हो गई तो 1782 में वह शासक बना, और उसने क्या किया बात, परंतु अगर देखा जाए कि 1782 में उसने टीपू सुल्तान शासक तो बनता है, परंतु अगर बादशाह की उपाधि देखा जाए तो 1787 में उसने धारण की थी, और उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, और हिंदुओं के साथ स्थान पे अरबी नामों का प्रयोग किया। इस तरह से उससे काफ़ी फैक्ट है जो आते हैं। या आपसे पूछ लेगा कि किसने स्वतंत्रता कर श्रीरंगपट्टनम में किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, तो टीपू सुल्तान होगा। या ये क्वेश्चन बहुत आता है कि शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए उसने धन दिया था मरम्मत के लिए, सिंगरेश्वरी की जो मंदिर थी शारदा देवी की। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो यह सब टीपू सुल्तान से संबंधित है। और टीपू सुल्तान जो कि अपने आप को नागरिक टीपू भी कहता था, और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। तो ये टीपू सुल्तान से संबंधित फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मीर कासिम से अंग्रेज़ों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था। मीर कासिम से अंग्रेज़ों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था। जबकि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम जो भी पढ़ा है हिस्ट्री की, मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाने वाला अंग्रेज़ ही थे, क्योंकि जब प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला के साथ, तो उसके बाद क्या था, मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला से गद्दारी की। इन मौके पे वो अंग्रेज़ों से मिल गया, अंग्रेज़ों से समझौता कर रखा था, जैसा उसने पहले से ही साठगांठ थी कि हम आपको इतना इतना देंगे, आप हमको यहाँ का नवाब बना दीजिएगा। तो अंग्रेज़ों ने उसे क्या है कि मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। मीर जाफ़र जो लालच दे के बना था, तो उसका क्या है, नवाब बनने के बाद वो अंग्रेज़ों की मांग नहीं पूरी कर पा रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ, मीर कासिम ने उसको लालच दिया कि हम ये अंग्रेज़ों से समझौता कि हम आपको ये देंगे, इसके बदले अगर आप हमें नवाब बना देंगे। तो जैसा कि इन लोगों ने किया भी, तो मीर कासिम बना। पर अंग्रेज़ों के बाद क्या है कि जो पहले नवाब लोग दस्तक देते थे अंग्रेज़ों को व्यापार के लिए, तो दस्तक का वो लोग गलत इस्तेमाल करने लगे, और जो कि मीर कासिम के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो रहा था और उनकी मांगों को पूरा करना। तो इससे तो पहले क्या किया मीर कासिम ने कि अपनी राजधानी ही स्थानांतरित कर दी। कि मुर्शिद कुली खान ने पहले ढाका से मुर्शिदाबाद लाया था। अब मीर कासिम ने क्या किया कि अंग्रेज़ों से दूरी बनाने के लिए कि मतभेद कम हो और इनका हस्तक्षेप हमारे में कम हो, उसने क्या किया, मीर कासिम से मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर ली। तो अब से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किस नवाब ने स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। तो आपका सही उत्तर होगा मीर कासिम ने। पर यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या है कि मीर कासिम से अंग्रेज़ों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पे मुख्य मतभेद का जो कारण था उसका सही उत्तर है आपका व्यापार कर। अब क्या था कि इसने पहले तो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर ली, फिर उसके बाद इसने अपना कर वर्ग के लिए और जो है उसका राज्य का इनकम बढ़ाने के लिए इसने किया कि ऊपरी कर लगाया, पुराने करों पे इसने 3/4
32 भाग अतिरिक्त कर लेना शुरू कर दिया। खिजरी जमा भी वसूल करने लगा एक, और मुंगेर में तोपों एवं तोड़दार बंदूकों बनाने की व्यवस्था कर दी, जिससे कि इनकम राज्य की बढ़े। क्योंकि अंग्रेज़ों की डिमांड जो है मीर सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र ने बहुत सारी चीज़ें दे दी। फिर उसके बाद मीर कासिम उससे बना तो उसने भी। अब जैसे मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को नवाब बनने के लिए अब वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गए। सिलहट का चूना व्यापार कंपनी का प्राप्त हो गया, तो आधा हिस्सा वो लोग लेते थे। तो इस तरह से जब मीर जाफ़र बना था तो उसने 24 परगना की क्या कहते हैं दे दिया था। तो इस तरह से क्या था, इन लोग ने, मीर जाफ़र ने तो गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ नवाब बनने के लिए, साथ में नवाब भी बना, इतनी सारी चीज़ें अंग्रेज़ों को दी। फिर उनकी डिमांड ना पूरी कर पाया तो मीर कासिम ने उनको कहा कि आप हमें बना दीजिए, हम आपको ये देंगे, जिसके बदले में उसने जैसा कि अभी बताया कि आपको वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की दीवानी उन्हें दे दी, और सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा दे दिया। परंतु इसके बाद भी अंग्रेज़ों का पेट नहीं भरा था, उसको परेशान कर रहे थे। फिर इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली मुर्शिदाबाद से मुंगेर। फिर उसके बाद भी नहीं, तो जो कर वर लगाया तो इसने देखा कि वो लोग जो है, जो अंग्रेज़ों द्वारा जो दस्तक दिए जाते थे, तो दस्तकों का वो लोग बहुत दुरुपयोग कर रहे थे। इसने क्या किया कि सभी समस्त आंतरिक व्यापार पर कर मुक्त कर दिया। अब ये चीज़ अंग्रेज़ों को बहुत खली, और उससे जो है इनका मतभेद बढ़ने लगा। तो मीर कासिम अंग्रेज़ों के बीच मतभेद का मुख्य कारण क्या था, तो व्यापार कर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बक्सर के युद्ध का विजेता था, बक्सर के युद्ध का विजेता था। तो आपके सामने ऑप्शन है हेक्टर मुनरो, क्लाइव, थॉमस मुनरो। तो इसका सही उत्तर है आपका हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध का जो विजेता था वह हेक्टर मुनरो था, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज़ों की कमांडर था युद्ध में, तो हेक्टर मुनरो था। अब यहाँ क्लाइव है, क्लाइव से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो रफली पढ़े होंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लाइव जो था वो प्लासी के युद्ध का विजेता था, ना कि बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध का विजेता हेक्टर मुनरो था। अब बक्सर के युद्ध हुआ कब था, तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसके बाद तो समझिए कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों का बंगाल पे पूरी तरह से कब्जा शुरू हो गया। जो प्लासी के युद्ध ने रास्ता बनाया था, अब धीरे धीरे ये पूरा उस पर काबिज होने लगे। तो युद्ध का कारण भी था कि जैसे मीर कासिम ने इतने सारे बदलाव किए कर वर से संबंधित। फिर उसने आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीनहार्ट को भी नियुक्त किया, जिसको समरू नाम से प्रसिद्ध था। इसी तरह से करने लगे। तो पटना व्यापारिक कोठी पे क्या था, एलिसा ने पटना पे आक्रमण किया, मीर कासिम ने तुरंत, लेकिन मीर कासिम ने क्या पटना पे तुरंत अधिकार कर लिया, एलिस को पराजित किया और अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। ये चीज़ अंग्रेज़ों को सहन नहीं हुई। तो पटना की घटना ने क्या किया के कारण कंपनी जुलाई 63 से फिर मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर दिया, और मीर जाफ़र को, मीर कासिम को हटा के उसको नवाब बना दिया मीर जाफ़र को फिर से, और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस तरह मीर कासिम भागा तो फिर परंतु उसने क्या किया कि उस समय जो नवाब थे ये आपके अवध के शुजाउद्दौला और या शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, उन लोगों से गठजोड़ कर इसने क्या किया कि उनके साथ बक्सर का युद्ध लड़ा, परंतु उसमें ये तीनों के तीनों हार जाते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 का। उधर से अंग्रेज थे, इधर कौन कौन थे सम्मिलित रूप से, तो मीर कासिम थे, और आपका शुजाउद्दौला थे, और शाह आलम द्वितीय थे। और ये युद्ध 22। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1765 के इलाहाबाद संधि के विषय में किस तत्कालीन इतिहासकार ने कहा, इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। अब कथन क्या है कि इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। तो तत्कालीन इतिहासकार, किस तत्कालीन इतिहासकार ने 1765 के इलाहाबाद की संधि पे ये कहा है। अब आपके सामने ऑप्शन है गुलाम हुसैन, जोसेफ स्मिथ, मालसन। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि अभी मैंने कहा कि प्लासी का युद्ध जो था वो अंग्रेज़ों का तो षड्यंत्र का परिणाम था। जैसे कि षड्यंत्र के खिलाफ उनकी सिराजुद्दौला की मासी थी
और एक ये मीर जाफ़र था, और भी थे वहाँ के। उन लोगों का क्या था कि षड्यंत्र था, वो सभी उसके दुश्मन थे। वो लोग अंग्रेज़ों से मिले जुले थे, जिससे कि इन्होंने जीत लिया। परंतु अगर बक्सर का युद्ध देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की जो है अनुशासित और आधुनिक फौज की विजय थी। और बक्सर के युद्ध ने ही विजय के बाद ही भारत में समझे तो वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो सकी। तो जैसा कि अभी बोला कि जब मीर कासिम ने काफ़ी कुछ बदलाव करना शुरू हो गए, व्यापार, आंतरिक व्यापार जो है उसको समाप्त कर दिया, कर वगैरह व्यापार को मुक्त कर दिया, तो क्या हुआ कि फिर पटना की घटना से जो बक्सर के युद्ध हो गया। तो बक्सर के युद्ध के पहले ही इन लोगों ने क्या है, मीर जाफ़र को शासक घोषित कर दिया था। किंतु मीर जाफ़र का क्या है, 1765 में ही ये बक्सर के युद्ध खत्म होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बक्सर के युद्ध के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके पुत्र को नजीब-उद-दौला था, उसको बंगाल का शासक घोषित कर दिया जाता है। और उसके साथ 2 संधि होती है, एक इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि दोनों ही होती है, पर एक होती है 12 अगस्त को और एक होती है आपकी 16 अगस्त को। तो जो कि इसमें जो सम्मिलित थे बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला, इन सबसे एक तो शुजा-उद-दौला से, एक शाह आलम द्वितीय से की जाती है। और निज़ाम-उद-दौला क्या था, बंगाल का तो नाम मात्र का उसे शासक बना दिए, नवाब घोषित कर दिए, जिससे कि वो सारा काम अपने हाथ में ले सकें। उसे कठपुतली बना के रख दिए बंगाल के लिए। और इस तरह से इन लोगों ने क्या किया कि शुजा-उद-दौला और उनसे दीवानी शुजा-उद-दौला से और शाह आलम द्वितीय से संधि की। तो 1765 जो इलाहाबाद की संधि थी काफ़ी महत्वपूर्ण संधि थी, और उस समय इतिहास के तत्कालीन इतिहासकार पर इसका बहुत प्रभाव भी पड़ा था। जैसे सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा का ज़िला और इलाहाबाद का लेकर दे दिया, और बंगाल इससे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से उन्होंने क्या कि 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल के साथ साथ उन्होंने बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी कंपनी ने प्राप्त कर ली। तो इसी पे कमेंट करते हुए, और ये सब इतना तत्कालीन हुआ क्योंकि ये लोग शुजा-उद-दौला या शाह आलम द्वितीय जो थे बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ दिए थे, तो ये लोग भी मजबूर थे संधि करने के लिए। तो उसी पे तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने, इसका सही उत्तर है गुलाम हुसैन ने, इस संधि पे कमेंट करते हुए लिखा कि संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। और 1765 की जो संधि थी, इलाहाबाद संधि, एक संधि 12 अगस्त को हुई थी और एक संधि आपकी 16 अगस्त को। 12 अगस्त की जो संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, जिसमें कि बंगाल ने उनसे अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। और बदले में क्या था, सम्राट को शाह आलम द्वितीय को उन्होंने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर दे दिए, और जो चीज़ें दिलाते थे वो उन्हीं से लोग से दिलाते थे। तो 26 लाख रुपया प्रति पेंशन के रूप में दिया जाना स्वीकार किया। तो और फिर 16 अगस्त को उन लोगों ने क्या किया कि शुजा-उद-दौला के साथ संधि कर ली। तो इस तरह से 1765 की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल भी है। इसको मैंने इंक्लूड किया है और अब इस मॉक टेस्ट में इस क्वेश्चन के रूप में, और इससे संबंधित जो भी हो सकता था मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अंग्रेज़ों को सुनहला फरमान कब प्रदान किया गया। अंग्रेज़ों को सुनहला फरमान कब प्रदान किया गया। तो आपके सामने उत्तर है 1632 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है आपका 1632 ईस्वी में। अंग्रेज़ों को जो सुनहला फरमान प्रदान किया गया था वह 1632 में। अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन है कि 1632 में सुनहला फरमान पर किसने प्रदान किया था। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें सुनहला फरमान, जिसे गोल्डन फरमान भी कहते हैं। तो इसके द्वारा क्या था कि अंग्रेज़ों को 500 पगैड़ा सालाना कर देना था, और उन्हें गोलकुंडा के राज्य के बंदरगाहों पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की पूरी छूट थी। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, वे शर्तों के अनुसार एक दूसरे के, और 1634 ईस्वी में क्या हुआ, 1632 में फरमान दिया गया सुनहला फरमान, और 1634 में इसको क्या फिर से दोहरा दिया गया। इसी तरह से वो अपना
काम करते रहें। तो ये उनके लिए बहुत ही प्रॉफिट वाला था, तो इसीलिए इसको कहते हैं सुनहला फरमान। तो अंग्रेज़ों को सुनहला फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 में। किसने प्रदान किया था? गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें प्रदान किया था। और उसके अंतर्गत क्या था कि 500 पैगोडा सालाना कर देने पे उन्हें गोलकुंडा के राज्य के बंदरगाहों पे स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की पूरी तरह से छूट थी। तो ये रहे हमारे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के मॉक टेस्ट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम कल मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए।